फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 1 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हम फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट्स नीति आयोग चीफ सेज विल हिट ईज ऑफ बिजनेस। तो ई कॉमर्स रूल्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि ई कॉमर्स रूल्स के क्या क्या प्रोविजंस हैं। अब ई कॉमर्स के कौन कौन से रूल्स के लिए ऑब्जेक्ट किया गया, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो जैसे कि फॉल बैक लाइबिलिटी, इसके अलावा जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि मिस सेलिंग का क्या मतलब है, क्रॉस सेलिंग का क्या मतलब है। तो ये सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए, ये सारी बातें बोली गई। सबसे पहले अभी हम डिटेल में देखते हैं कि किस किस पॉइंट को लेके यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया गया। तो पहली बात तो ये बोली गई है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हार्म होगा, साथ ही स्मॉल बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ये बोला गया है कि प्रोडक्ट की जो लायबिलिटी है, प्रोडक्ट की लायबिलिटी किस पे होगी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर पे या तो प्रोडक्ट सेलर पे। ठीक है, सही बात है। जो मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोडक्ट को या तो जो बेच रहा है उसकी लायबिलिटी होगी। अगर प्रोडक्ट से कोई भी नुकसान होता कंज्यूमर को, तो यहाँ पर जो कॉम्पनसेशन देना होगा वो उस मैन्युफैक्चरर या सेलर को देना होगा। ठीक है, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सेलर ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस टू कॉम्पनसेट फॉर एनी हार्म कॉज्ड टू अ कंज्यूमर बाई सच डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो ठीक है, अगर किसी कंज्यूमर के पास कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट चला जाता है तो उससे कोई उसको नुकसान होता है तो यहाँ पर कॉम्पनसेशन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर देगा। लेकिन ई कॉमर्स रूल्स में ये प्रोविजन रखा गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सेलर मैन्युफैक्चरर पर ना आकर किस पे आएगी, इन ई कॉमर्स पर आएगी। तो यहाँ पर बोला गया है, however the proposed e-commerce rules which are being notified as part of the Consumer Protection Act make online marketplaces responsible for any shortcomings in products delivered। तो अगर कोई भी कमी है किसी भी प्रोडक्ट में जो डिलीवर किया जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर आएगी। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ये लिखा था कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर पे आएगी। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से उस लाइबिलिटी को शिफ्ट करके इन्होंने ऑनलाइन ई मार्केट प्लेस पर डाल दिया है। अब यहाँ पर ऑनलाइन ई मार्केट प्लेस कुछ कर नहीं सकती, वो इसीलिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि एफडीआई पॉलिसी प्रोहिबिट करता है कि उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा ओवर इन्वेंट्री सोल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म्स। तो एफडीआई पॉलिसी प्रोहिबिट्स कंपनीज सच एज अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट फ्रॉम हैविंग कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री सोल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म्स। तो जब उनका कोई कंट्रोल ही नहीं होगा तो वो कैसे इंश्योर कर सकती हैं कि जो भी प्रोडक्ट कंज्यूमर को डिलीवर हुआ है उसमें कोई कमी ना हो, क्योंकि उनका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है यहाँ पर ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस का। तो ये उनके ऊपर ऐसी लाइबिलिटी डाली जा रही है जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर उनके ऊपर ज़बरदस्ती उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है और वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर कर ही नहीं सकते क्योंकि उनका कोई कंट्रोल ही नहीं। अब क्या कोई सेलर बेच रहा है उस पर इन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस का कैसे कंट्रोल हो सकता है। तो यहाँ पर ये बोला कि जो एफडीआई पॉलिसी वो प्रोहिबिट करती है इन्वेंट्री सोल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म्स, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि नहीं आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे। तो जब उन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का वो प्रोडक्ट ही नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं। दूसरी बात ये बोली गई है कि यहाँ पर जैसे ये बोला गया है कि सेलर्स के ऊपर ड्यूटीज़ लगाई जाएगी जो भी मार्केट प्लेस में होंगे। तो यहाँ पर डीपीआईआईटी का कहना हमने इसीलिए लगाई है ताकि कोई भी मार्केट डिस्टॉर्शन ना हो। ठीक है, तीसरी बात ये बोली गई है जो फ्लैश सेल्स पे बैन कर दिया गया है, इससे कंज्यूमर की चॉइस लिमिट हो जाएगी। ठीक है, अगर फ्लैश सेल्स होते तो कंज्यूमर के पास काफ़ी चॉइस होती है, तो यहाँ पर ये कंज्यूमर के हित में ये काम होता है, लेकिन यहाँ पर फ्लैश सेल्स पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने बोला है कि जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि क्रॉस सेलिंग, मिस सेलिंग, फ्लैश सेल्स, तो इन पर एक बार सोचने की ज़रूरत है। इसमें डीपीआईआईटी ने यह भी बोला जो स्टार्टअप्स हैं और जो एमएसएमईज हैं उनको ई कॉमर्स रूल्स से कंप्लाइंस से बाहर रखना चाहिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। पॉइंटेड दैट, अब इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि कॉम्पिटिशन एक्ट के भी प्रोविजंस है। ठीक है, तो पॉइंटेड आउट दैट द ओवरलैप बिटवीन सम ऑफ द प्रपोज प्रोविजंस इन द कॉम्पिटिशन एक्ट, इससे क्या होगा यहाँ पर डाइवर्जेंट रूलिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर कोई और रूलिंग आ गई, इस प्रोविजन के अंदर कुछ और रूलिंग आ गई, तो ये पता नहीं होगा कि कौन सी रूलिंग को फॉलो करना, तो डाइवर्जेंट रूलिंग की एक प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट बात ये है, यहाँ पर ई कॉमर्स एंटिटी को इंटरमीडियरी डिफाइन किया है कि ई कॉमर्स एंटिटी भी एक इंटरमीडियरी होगी आईटी रूल्स के अंदर, तो अब इसको भी आईटी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो द ई कॉमर्स एंटिटी बीइंग एन इंटरमीडियरी इन नेचर इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व ड्यू डिलिजेंस एज प्रिस्क्राइब्ड इन द आईटी रूल्स 2021। अब जो ई कॉमर्स को बोला गया है कि वो इंटरमीडियरीज आईटी एक्ट के अंदर है और उनको भी आईटी रूल्स को मानना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि किन किन प्रोविजंस को लेकर ऑब्जेक्ट किया गया है। तो पहला तो फॉल बैक लाइबिलिटी का, दूसरा जो ड्यूटीज़ लगाई जा रही है सेलर्स पे, तीसरा इनको जो इंटरमीडियरी का स्टेटस दिया गया है और इनसे भी बोला जा रहा है कि आपको भी आईटी रूल्स को फॉलो करना है। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिनके लिए ऑब्जेक्ट किया गया। साथ ही फ्लैश सेल्स को ऑब्जेक्ट किया गया है, मिस सेलिंग, इन सब की डेफिनेशन को क्लियर बनाने की बात की गई है। यहाँ पर मैक्सिको इंडिया रिलेशंस के बारे में है, तो मैक्सिको इंडिया रिलेशंस उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे लगता भी नहीं कि हमारे किसी पेपर में आ सकते हैं।
तो मुझे नहीं लगता यूपीएससी के पेपर में कभी मैक्सिको और इंडिया के रिलेशंस पूछे जाएंगे। बाकी अगर आपको देखना तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये बोला गया कि जोग्राफिकल डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा इंडिया और मैक्सिको में सबको ही पता है। अब जो इंडिया और मैक्सिको हैं उनकी सेंचुरी ओल्ड टाइज हैं। वो कैसे हैं? क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, मैक्सिको में बहुत ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैक्सिको लाइक इंडिया इज द क्रेडल ऑफ एन एंशिएंट सिविलाइजेशन अकाउंटिंग फॉर 35 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इंडिया में तो 40 हो चुकी है। एंड साइमल्टेनियसली एन एमलगम ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस और लाइक इंडिया मैक्सिको हैज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल एंड कल्चरल रिचनेस। तो बेसिकली कोई ऐसे खास रिलेशंस है नहीं, रिलेशंस बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जो मैक्सिको उनके साथ हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन 1950 में स्टैब्लिश हुआ, उससे पहले हमारा मैक्सिको के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था। तो कल्चर हैज़ इंडीड इज़ वन ऑफ द बैकबोन्स ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन मैक्सिको एंड इंडिया। मोस्ट प्रोमिनेंट जो कल्चरल एक्सचेंज है मैक्सिको और इंडिया को, उसका जो कंट्रीब्यूशन एट्रीब्यूट किया जा सकता है तो ऑक्टेवियो पैस को किया जा सकता है, जो कि एमिनेंट मैक्सिकन पोइट थे। तो कभी आपको नाम पूछ लिया जाए ऑक्टेवियो पैस कौन है, तो ये एमिनेंट मैक्सिकन पोइट है। इसके अलावा ये नोबेल लॉरिएट भी हैं और ये एम्बेसडर थे ऑफ मैक्सिको टू इंडिया। तो ही वॉज डीपली इन इंडियाज थ्रिल एज इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स राइटिंग। तो पैस सबसे पहले इंडिया में 1951 में आए थे। फिर यहाँ पर एक सतीश गुजराल का भी नाम लिया गया है, तो इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन पेंटर सतीश गुजराल हु वॉज देन इन हिज फॉर्मेटिव ईयर्स। तो बस आपको कुछ पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें यहाँ पर है नहीं। हम आगे चलते हैं। अब हाई कोर्ट ने यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट को बोला है कि जो भी राशन है वो उसको डाइवर्ट कर सकते हैं होम डिलीवरी स्कीम। तो आपको तो पता ही होगा, ये जो दिल्ली गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में थोड़ी रस्साकसी भी देखने को मिली, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि जो राशन है वो होम डिलीवर किया जाए लोगों को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसके पक्ष में नहीं थी कि होम डिलीवर किया जाए राशन। लेकिन अब हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो राशन आप इसको यूज़ कर सकते हो होम डिलीवरी के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही थी अगर आपको होम डिलीवर करना है तो आप अपना राशन प्रोकर करो, उसको करो आप इस सेंट्रल गवर्नमेंट के राशन के थ्रू इसका प्रोक्योरमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उसके थ्रू आप राशन होम डिलीवरी में नहीं दे सकते। लेकिन अब हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट इज अलाउड द दिल्ली गवर्नमेंट टू कर्टेल सप्लाईज ऑफ द एग्जिस्टिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की में से ही वो यूज़ कर सकते हैं राशन होम डिलीवरी के लिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट इज अलाउड द दिल्ली गवर्नमेंट टू कर्टेल सप्लाईज ऑफ द एग्जिस्टिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फेयर प्राइस शॉप ओनर्स डाइवर्ट द सेम फॉर होम डिलीवरी ऑफ राशन द नेशनल कैपिटल। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर पैंडेमिक था, बच्चे घर पर थे, फ़ोन चलाते थे। अब फ़ोन चलाने से क्या होता है, वो दिन भर उसमें गेम्स खेलते रहते थे, तो इससे बच्चों में गेमिंग डिसऑर्डर हो जाता है। अब वो हम देखते हैं गेमिंग डिसऑर्डर क्या होता है। तो प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स लीड्स टू सीरियस गेमिंग एडिक्शन विच हैज़ बीन कंसिडर्ड अ गेमिंग डिसऑर्डर। क्योंकि हर जो गेम होता है उसका हर लेवल ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि नेक्स्ट लेवल और भी ज़्यादा टफ, उससे नेक्स्ट लेवल और भी ज़्यादा टफ। तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती नहीं मुझे नेक्स्ट लेवल भी क्वालिफाई करना होता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं और वो उस वर्ड से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो एडवाइजरी ने इंक्लूड किया है कि कैसे ऑनलाइन सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है कि बच्चे जो हैं वो अपना नाम ना बताकर सिर्फ स्क्रीन नेम ही यूज़ करें, किसी भी स्ट्रेंजर्स के साथ कम्युनिकेट ना करें, कोई भी अगर वो गेम खेल रहे हैं उसके ऊपर कोई पॉपअप्स आए तो उस पर क्लिक ना करें। तो ये न्यूज़ पढ़ाने का बस मेरा यही पर्पस था कि आपको ये समझ आना चाहिए कि हर चीज़ के कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे चाइना है वो अपनी ऑनलाइन टेक इंडस्ट्री पर क्रैकडाउन कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? तो अब चाइना जैसा कंट्री है वो कुछ उसके लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट सोच कर ही कर रहा होगा या तो लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सोच कर ही कर रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आर्मी चीफ ने क्या बातें बोली हम सबसे पहले देखते हैं। तो एक्सप्रेसिंग हिज फ्रस्ट्रेशन विद द स्लो एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस फॉर कैपिटल एक्विजिशन। तो कुछ भी एक्वायर करना होता है आर्मी को तो उसमें बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म होता है, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो डेंजर दैट आर लॉन्ग ड्रॉन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड ब्यूरोक्रेटिक स्पीड ब्रेकर्स वुड प्रिवेंट अस फ्रॉम एक्वायरिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आर रियल वन। कि इससे हम जल्द से जल्द कटिंग एज टेक्नोलॉजी को नहीं एक्वायर कर पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। साथ ही उन्होंने जो L1 सिस्टम है जिसमें ये होता है कि जो सबसे सस्ते में बिड करेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इनकी ये बात कहनी कि ये जो लेगेसी आप लेकर चल रहे हो L1 वाली कॉलोनियल एरा की, जिसमें जो सस्ते में बना रहा है उसको ही दे दो। ठीक है, यहाँ पर क्वालिटी पे ध्यान देना भी तो ज़रूरी होता है ना कि सस्ते में बना रहा है ठीक है उसे दे दो, ये भी तो देखो वो आपको क्वालिटी क्या देगा। तो जनरल नरवाने सेड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द आर्म्ड फोर्सेज टू बिल्ड कैपेबिलिटीज़, और वो रेगुलर और सस्टेन्ड प्रोसेस में हम अपनी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करें। साथ ही उन्होंने बोला है कि सिस्टेमिक चेंजेस किए जा रहे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, लेकिन अभी सिर्फ वो चेंजेस हो रहे हैं, अभी वर्क इन प्रोग्रेस अभी हुए नहीं है। इसीलिए अभी भी हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करने की ज़रूरत है ताकि हम जल्द से जल्द कैपिटल एक्वायर कर सकें। अब जैसे कि T1 सिस्टम की यहाँ पे बात की गई, T1 सिस्टम सिर्फ इस बात पर नहीं देखता कि बिडर ने जो सबसे सस्ता कॉन्ट्रैक्ट लगाया उसको दे दिया जाए, नहीं, ये क्वालिटी पर भी ध्यान देता है।
तो वाई शुड मेयरली प्राइस डिक्टेट आवर चॉइस, तो सिर्फ प्राइजेस ही हमारे चॉइस को क्यों डिक्टेट करें। इट इज़ टाइम, अब ऐसा टाइम आ चुका है कि हम क्वालिटी पर देखें और हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं टू अ T1 सिस्टम जो कि ज़्यादा डेवलपमेंट एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के काम करता है। तो L1 सिस्टम से हटकर हमें T1 सिस्टम पर जाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर बीजिंग ने इंडिया को ब्लेम कर दिया कि इंडिया की वजह से ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, बॉर्डर स्टैंड ऑफ, ये इंडिया की वजह से। तो डे आफ्टर बीजिंग आइडेंटिफाइड न्यू दिल्ली डिसीजन टू परस्यू फॉरवर्ड पॉलिसी, कि न्यू दिल्ली क्या कर रहा है, फॉरवर्ड पॉलिसी लेकर चल रहा है और हमने, इंडिया ने इलीगल क्रॉसिंग कर दी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, और हम चाइना की टेरिटरी में इंक्रोच कर गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर टेंशन हुई है। तो इंडिया ने उनके क्लेम्स को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि हम ऐसे बेसलेस एलिगेशंस पर कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो इंडिया ऑन थर्सडे रिजेक्टेड द क्लेम्स एंड सेड द अमासिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स बाय द चाइनीज साइड। तो ये जो भी ट्रूप्स आए थे ये चाइनीज साइड से आए थे और उनका प्रोवोकेटिव बिहेवियर था, जिसकी वजह से ये करंट सिचुएशन हुई है। अब हम आगे चलते हैं। It was the amassing of a large number of troops by the Chinese side, their provocative behavior and unilateral attempts to alter the status quo in the contravention of all our bilateral agreements। तो यहाँ पर चाइनीज ने क्या किया, चाइनीज साइड ने वो ट्रूप्स लेकर आए, उनका प्रोवोकेटिव बिहेवियर, तो साथ ही वो अपने सिर्फ यूनिलेटरली, सिर्फ अपने बिहाफ पे क्या करना चाह रहे थे, जो स्टेटस को है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, उसे चेंज करना चाह रहे थे ईस्टर्न लद्दाख में, जिसकी वजह से स्टैंड ऑफ हुआ है। अब IAF चीफ, कौन से नए IAF चीफ बन गए हम ये देख लेते हैं। ये UPSC के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन और किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हम नाम देख लेते हैं, सिर्फ एक ही सेकंड तो लगता है। तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी सेड आफ्टर टेकिंग ओवर एज द चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पर एयर चीफ मार्शल VR चौधरी बन चुके हैं इंडियन एयरफोर्स के चीफ। इससे पहले जो रिटायर हो रहे हैं वो हैं RKS भदौरिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एलिफेंट के कॉरिडोर की बात की जा रही है कि एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा एलिफेंट के कॉरिडोर्स के लिए। तो यहाँ पर, यहाँ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस हम ये देख लेते हैं कि एलिफेंट की डेथ्स के सबसे बड़े रीज़न कौन से हैं। तो इलेक्ट्रोक्यूशन, ठीक है, इसके अलावा ट्रेन एक्सीडेंट्स, तीसरा पोचिंग, चौथा पॉइजनिंग, ठीक है। पहले जो कॉरिडोर्स थे उसमें लगभग 24% ऐसे कॉरिडोर्स थे जो कि फॉरेस्ट कवर में आते हैं, लेकिन आज सिर्फ 12.9% ऐसे कॉरिडोर्स रह गए हैं एलिफेंट कॉरिडोर्स जो कि फॉरेस्ट कवर में आते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है जो ह्यूमंस है वो कितना ज़्यादा इंक्रोच कर रहे हैं एनिमल्स के हैबिटेट पर। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ग्रोइंग लोकली। तो यहाँ पर ऑथर ने इस बात पर फोकस किया है कि हम जोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग देते हैं प्रोडक्ट्स को, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। और चाइना और यूरोपियन यूनियन जैसे कंट्रीज़ इसका कैसे यूज़ करें GI का, तो हम भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देयर इज ट्रैक्शन ऑलरेडी, जैसे कि अमेजोन का लोकल टू ग्लोबल प्रोग्राम है, उसमें इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन प्रोड्यूसर्स एंड द प्रोडक्ट्स सच एज डेल्टा लेदर, कॉर्पोरेशंस लेदर्स, इसके अलावा SVA के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अब लगभग 200 कंट्रीज़ तक पहुँच चुके हैं। तो अमेजोन के थ्रू ये प्रोडक्ट्स 200 कंट्रीज़ तक पहुँच चुके हैं और अमेजोन ने लगभग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स $2 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं। GI प्रोडक्ट्स जो हैं, गवर्नमेंट GI टैग तो दे देती, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है उन GI प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और उनके एक्सपोर्ट के लिए। तो GI प्रोडक्ट्स नीड द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। जो यूरोपियंस है वो इसमें मास्टर्स हैं, उन्होंने अपनी GI इकॉनमी लगभग $87 बिलियन बना रखी है। वो इसीलिए बना रखी है क्योंकि यूरोपियन यूनियन GI प्रोडक्ट का टैग देने के बाद उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो चाइना ने भी GI सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छा किया, अपने E-कॉमर्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि जो उनके GI प्रोडक्ट्स हैं वो E-कॉमर्स पर बिकते हैं, जिसके कारण वो एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2017 की अंकटैड रिपोर्ट से ये पता चला है कि E-कॉमर्स की वजह से ही चाइना में इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिली है। दैट मीन्स चाइना ने क्या किया है, जो उनके MSMEs हैं उनको लार्ज कंपनी के साथ सेम स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो वो भी अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अमेजोन जैसी साइट्स पर, मतलब ऐसी E-कॉमर्स साइट्स पर लाइक अमेजोन। और जो MSMEs के प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अब जा रहे हैं। तो ऐसा इंडिया को भी करना चाहिए। तो इंडिया कहाँ पर पीछे रह गया वो हम देखेंगे। तो दिस इज इंक्रीज्ड। अब चाइना ने अपनी GI इकॉनमी इतनी अच्छी बिल्ड कर ली है, उसकी वजह से चाइना EU के एग्रीकल्चरल ट्रेड जो वॉल्यूम है वो लगभग 16% बढ़ गया और 19.4 बिलियन का ट्रेड हो रहा है चाइना और EU में। लाइक वाइज जो यहाँ पर चाइना की वाइन्स है, तो लाइक वाइज डिस्पाइट अ ग्लोबली डिप्रेस्ड मार्केट फॉर वाइन्स के लिए इतना अच्छा मार्केट नहीं है, लेकिन तब भी जो चाइना की निंगजिया रीजन है जो वाइन बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें एक्सपोर्ट्स देखा गया 46.4% का। तो यहाँ पर जो निंगजिया में लोकल लोग रहते हैं उनकी वाइनरीज जब एक्सपोर्ट हो रही हैं तो बेसिकली उनका भी उत्थान हो रहा है, वो भी प्रॉस्परस हो रहे हैं। तो द आउटपुट वैल्यू ऑफ GI प्रोड्यूसर्स इन चाइना टोटल $92 बिलियन, ठीक है। अब इंडिया में हम क्या कर सकते हैं, तो GI प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लोकल कम्युनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए प्रॉस्पेरिटी आती है। अब मल्टीपल बेनिफिट्स फ्लो फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग GI इकोसिस्टम। अब GI इकोसिस्टम से बहुत सारे बेनिफिट्स फ्लो होते हैं।
आपकी एक तो इकॉनमी बढ़ती है और साथ ही साथ ये आपको सॉफ्ट पावर की तरह भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के बासमती राइस कितने ज़्यादा फेमस एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो यहाँ पर ये सॉफ्ट पावर की तरह भी काम करते हैं और इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम ये इकॉनमी बिल्ड करेंगे तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले लोगों के पास टैलेंट तो है, इनके जैसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास टैलेंट तो है, लेकिन उनके पास पे नहीं है। अगर ये सारे प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स की वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स के थ्रू जाएंगे बाहर को, तो अपने आप ही उनके पास पे हो जाएगा। फीमेल पार्टिसिपेशन कम है। अगर घर में ही कोई वीविंग करनी है, कोई वीविंग का ऐसा प्रोडक्ट वो बना रहे हैं जिनके पास जीआई भी है और उनको मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, तो जो औरतें हैं वो वर्क फ्रॉम होम करके भी यहाँ पर, तो जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगा लेबर फोर्स में। और जो अर्बन माइग्रेशन होता है, क्योंकि गांव में कोई काम नहीं होता इसीलिए लोग अर्बन में जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में जाते हैं, लेकिन जब गांव में ही वो अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करके बाहर बेच सकते हैं तो उनको गांव में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पहला, पुअर पे फॉर टैलेंट, तो लोगों को अच्छी पे मिलने लगेगी। दूसरी बात, फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। तीसरी बात, अर्बन माइग्रेशन कम हो जाएगा। तो सबसे पहले जो टैलेंट है उसको हमें एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करना है और एक पैशन इकॉनमी बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो इंडिविजुअल्स उनके पास जो स्किल्स है वो उसको मोनेटाइज कर सकें और अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकें। दूसरी बात, ये जो जीआई है वो लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। आप मतलब वो उस एरिया के लिए उनकी एक पर्टिकुलर स्किल है और वो आप मशीन से काम नहीं कर सकते, ऑटोमेशन से नहीं होगा, वो हैंडमेड ही होगा। तो अगर कोई आप हैंडमेड काम करो तो वहाँ पर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ेगी। अगर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो अपने आप ही लेबर इंटेंसिव नेचर की जब जॉब्स क्रिएट होंगी, तो जो हमारे यहाँ लोगों में एम्प्लॉयमेंट की कमी है, लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर बूस्टिंग द एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया, तो यहाँ पर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो वो अच्छा हो सकता है। तीसरी बात ये, आर्टिसनल वर्क डन एट होम। अब यहाँ पर जो आर्टिसन का काम होता है वो औरतें घर पर बैठ के भी कर सकती हैं, तो अगर वो घर पर बैठ के भी कर सकती है तो यहाँ पर हमारा जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो भी इंप्रूव होगा। इसके अलावा जो जीआई है उसका काफ़ी हाइपर लोकलाइज नेचर है। फॉर एग्जांपल चखाओ जो राइस है वो बहुत ही हाइपर लोकलाइज, समझ लो ना आप, किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया का ही वो होता है। तो इससे अर्बन माइग्रेशन कम होगा, क्योंकि वो वहीं पर जहाँ पर वो रहते हैं उसके थ्रू ही वो वहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया की जो एंशियंट क्राफ्ट्स हैं, कल्चर और फूड, तो यहाँ पर हमें एमएसएमईज का रीजुवनेशन करने की ज़रूरत है, जो कि 31% ऑफ इंडिया की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, 45% ऑफ एक्सपोर्ट्स को करता है। तो एमएसएमई भी क्या कर सकते हैं, जो जीआई का कल्चर उसको एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे हर्डल्स भी हैं जीआई इकॉनमी को बनाने के लिए। पहला क्या है कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, और दूसरी बात ये, जो ये बिजनेस करना चाहते हैं जीआई इकॉनमी के थ्रू, तो उनको एक्सेस देना पड़ेगा क्रेडिट का, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मल क्रेडिट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को। मार्केटिंग लिंकेजेस बढ़ानी कि कैसे वो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, प्रोडक्ट इनोवेशन करने की ज़रूरत है और कॉम्पिटिटिवनेस लाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मिडिल मैन का बहुत इश्यू होता है। जो जीआई प्रोड्यूसर्स होते हैं उसके बाद जो मिडिल मैन होते हैं, तो मिडिल मैन क्या करते हैं, उनको उतना पे नहीं देते हैं जितना जीआई प्रोड्यूसर्स को मिलना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ी सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो देयर इज़ द वेक्स्ड इश्यू ऑफ मिडिल मैन। अब जैसे कि क्या क्या गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये 3 फॉर्मूलाज लेकर आया, तो यहाँ पर मिडिल मैन को बेसिकली मिडिल मैन को हटाने की कोशिश की जा रही है। तो वैसा ही हम यहाँ पर भी कुछ कर सकते हैं। तो देयर इज़ द वेक्स्ड इश्यू ऑफ मिडिल मैन हु रन सिस्टम। तो यहाँ पर मिडिल मैन का थोड़ा इशू है जो कि सिस्टम को रन करते हैं। तो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में तो बहुत आसान है, यहाँ पर मिडिल मैन का इशू खत्म हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, जीआई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन जीआई प्रोड्यूसर्स के पास डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए। अगर डिजिटल लिटरेसी नहीं होगी तो वो हमेशा मिडिल मैन पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। अब यहाँ पर ज़रूरत मिडिल मैन की भी है, क्यों, क्योंकि वही मिडिल मैन है जो कि उनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली ले रहे हैं। तो यहाँ पर मिडिल मैन के इशू को कैसे एक्नॉलेज किया जा सकता है और साथ ही लोगों को कैसे डिजिटल लिटरेसी दी जा सकती है, ताकि जो मिडिल मैन है उनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस कम हो। अगर मिडिल मैन की इंपॉर्टेंस कम होगी तो अपने आप ही जीआई प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा पैसे मिलने लगेंगे। इसके अलावा जीआई प्रोड्यूसर्स को डिजिटल लिटरेसी देने की ज़रूरत है, वो मैंने आपको बता दी। तो इंडियन जीआई इकॉनमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकती है एथिकल कैपिटलिज्म शो करने का, कि एथिकल कैपिटलिज्म कैसा होता है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड कर सकते हैं, जो कि महात्मा गांधी ने एक ट्रस्टीशिप का सिस्टम कहा था, तो वो कंपस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें करने की जरूरत है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि बेसिकली ऑथर ने ये बोला कि हमें जीआई इकॉनमी बिल्ड करनी है। आपको एक एक लाइन पेपर में नहीं लिखनी होती, आपको सिर्फ एक पता होना चाहिए कि इसका समरी क्या है और आप पेपर में कहाँ से कोट कर सकते हैं कि कैसे हमें जीआई इकॉनमी बिल्ड करनी है और जीआई से कितना फ़ायदा हो सकता है, हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं और जो रूरल इकॉनमी है उसको वापस से बिल्ड कर सकते हैं और जो डी अर्बनाइजेशन कर सकते हैं, जो अर्बन माइग्रेशन उसे कम कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल है, आप पढ़ लो। हो सकता है कि आपको इसमें कोई भी ऐसी लाइन ना मिले जो कि आप किसी एग्जाम में कोट कर सको, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं। तो इट इज़ नॉट ऑफन, सबसे पहले ऑथर ने बोला जो गांधी जी हैं उनको कभी भी फिलोसोफर की तरह कोट नहीं किया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑथर गांधी जी उतने ही फिलोसोफर हैं जितना कि सोक्रेटिस और प्लेटो थे। तो इट इज़ नॉट ऑफन दैट गांधी इज पोर्ट्रेड एज अ फिलोसोफर। टू मी गांधी इज एज सिग्निफिकेंट एज द बुद्धा ऑफ द निकायास एंड द सोक्रेटिस ऑफ प्लेटोज अर्ली डायलॉग्स।
अब दे कैन बी क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग फिलोसॉफिकल वेज ऑफ लाइफ दैट वर लेड। अब यहाँ पर ऑथर ने दो फिलोसॉफिकल वेज बताएं लाइफ के, एक तो होता है जो मेटाफिजिक्स के द्वारा लेड करता है और दूसरा एथिक्स के द्वारा लेड होता है। तो ये दोनों हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो बुद्धा का फिलोसॉफिकल वे था विद इन अ फ्यू सेंचुरीज गॉट मूव्ड इनटू टू डिफरेंट रिलीजियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो आपको ये पता है एक थेरावाद एक महायाना टाइप का हो गया था। अनफॉर्चुनेटली फॉर गांधी द अंडरस्टैंडिंग दैट ही वॉज अ फिलोसोफर। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला जो गांधी जी थे वो फिलोसोफर थे, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था कि फिलोसोफर थे। पिछले कुछ टाइम से धीरे धीरे रिकॉग्निशन किया जा रहा है जो गांधी जी थे वो एक फिलोसोफर भी थे। द क्रेडिट फॉर रिकॉग्नाइजिंग गांधी एज अ फिलोसोफर। अब क्रेडिट किसको जाता है कि गांधी जी एज अ फिलोसोफर रिकॉग्नाइज होने लग गए हैं, तो वो दो फिलोसोफर्स को जाता है जो कि एनालिटिकल ट्रेडिशन ऑफ फिलोसफी में बिलीव करते थे। एक है अखिल बिलग्रामी और दूसरे रिचर्ड सोराबजी। अब माई पोजिशन इज हाउएवर स्लाइटली डिफरेंट। अब ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है इन दोनों से। फिलोसफी वॉज इनिशियली प्रैक्टिस। अब सबसे पहले फिलोसफी जो है वो कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी, ये सब अपने एथिक्स में पढ़े होगा, चाइनीज ग्रीक, और यहाँ पर सबसे पहले फिलोसफी शुरू हुई थी चाइनीज ग्रीक और इंडियन। इन दी सिविलाइजेशन फिलोसफी फंक्शन एज अ वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर जो फिलोसफी उसे एज अ वे ऑफ लाइफ माना जाता था। अभी क्या है, अभी फिलोसफी सिर्फ एक सब्जेक्ट है, लोग उसे वे ऑफ लाइफ नहीं मानते हैं। तो इन दी सिविलाइजेशन फिलोसफी फंक्शन एज अ वे ऑफ लाइफ डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर वेज ऑफ लाइफ। ठीक है, बट इवन इन द philosophical ways of life practiced in those ancient times could be divided into two categories। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ना दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, एक मेटाफिजिक्स लेड फिलोसॉफिकल वे ऑफ लाइफ, एक एथिक्स लेड फिलोसॉफिकल वे ऑफ लाइफ। अब दोनों में डिफरेंस बताया गया। तो जो एथिक्स लेड फिलोसफी है वो कोशिश करती है कि कैसे एक हायर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में जाना है। तो जैसे बुद्धा ने जैसे निर्वाणा कहा था, तो उस हायर स्टेट में जाने को बोलते हैं एथिक्स लेड फिलोसफी। जो मेटाफिजिक्स लेड फिलोसफी होती है वो हायर स्टेट की बात नहीं करती है। तो द फिलोसफर्स ट्राई टू अचीव अ हायर स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर हायर स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात की जाती है, जबकि इसमें किसकी बात की जाती है, हायर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस की। तो एथिक्स लेड फिलोसफी हायर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करता है जैसे कि निर्वाणा, लेकिन जो मेटाफिजिक्स लेड फिलोसफी है वो बात करता है हायर एथिकल स्टेट ऑफ बीइंग की। द फिलोसफर ट्राइज टू अचीव अ हायर स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको अल्टीमेट बोला गया है। ठीक है, जैसे इसमें निर्वाणा वैसे इसमें अल्टीमेट। अब जो गांधी जी थे वो एथिक्स लेड फिलोसफी को ज़्यादा बिलीव करते थे एज कम्पेयर टू मेटाफिजिक्स लेड फिलोसफी। ठीक है, अब ऑथर ने बोला जो गांधी जी वो एज अ फिलोसफर ज़्यादा फेमस क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन ही इसके लिए जिम्मेदार है, तो यूरोप ही जिम्मेदार है। तो कैसे देखते हैं, द रीजन आई थिंक इज दैट वंस क्रिश्चियनिटी बैंड ऑल नॉन क्रिश्चियन वेज ऑफ लाइफ। तो क्या किया था, क्रिश्चियनिटी ने बैन कर दिया था कि कोई भी नॉन क्रिश्चियन वेज ऑफ लाइफ यूरोप में नहीं चलेंगे 529 CE में। उसके बाद फिलोसफी री इमर्ज हुई इन 17th सेंचुरी। तो जब फिलोसफी वापस से री इमर्ज हुई तो वो सिर्फ एक डिसिप्लिन की तरह इमर्ज हुई और उसको लाइफ प्रैक्टिस के रूप में नहीं देखा गया। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि पहले फिलोसफी को एज अ वे ऑफ लाइफ देखा जाता था, लेकिन अब फिलोसफी को एज अ वे ऑफ लाइफ नहीं देखा जाता, बस एक सब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। तो इस सब्जेक्ट की तरह जो देखा जाने लगा वो 529 CE में ये चीज़ शुरू हुई, और ये चीज़ यूरोप के द्वारा ही शुरू हुई जब क्रिश्चियनिटी ने बैन कर दिया था सारे नॉन क्रिश्चियन वेज को। विद दैट द आइडिया ऑफ फिलोसफिकल वेज ऑफ लाइफ बिकेम एक्सटेंट इन यूरोप। तो फिलोसफिकल वेज ऑफ लाइफ वाला जो आइडिया है वो खत्म हो गया। इससे जो फिलोसफी थी वो शिफ्ट होगी एज अ थियोरेटिकल डिसिप्लिन। तो यहाँ पर अब फिलोसफी सिर्फ एक डिसिप्लिन बन के रहेगी और वे ऑफ लाइफ यहाँ पर खत्म हो गई। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी फिलोसफी सिर्फ एक एकेडमिक डिसिप्लिन बन के रह गई, और जो एकेडमिक्स है वो सिर्फ जो फिलोसफी में पढ़ाई कर रहा है उनको ही एक मान लिया गया कि वही फिलोसफर्स हैं, उसके अलावा कोई फिलोसफर नहीं है। तो गांधी जी फिलोसफर थे, लेकिन उसके बाद भी उनको फिलोसफर क्यों नहीं माना गया, इसका रीज़न आई होप आपको समझ आ गया हो। अब यहाँ पर इट वॉज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट टू द पीपल एट लार्ज इट वॉज ओनली गांधीज पॉलिटिकल डायमेंशन। इसलिए लोगों को गांधी जी की पॉलिटिकल डायमेंशन के बारे में तो पता है, लेकिन उनकी फिलोसॉफिकल डायमेंशन के बारे में नहीं पता है। जो एथिकल डायमेंशन थी गांधी जी की, वो उनके रिलीजन के अंदर क्या करते हैं, सब्ज्यूम कर दिया जाता है कि गांधी जी रिलीजन के बारे में ऐसा सोचते थे वैसा सोचते थे, लेकिन नहीं, वो यहाँ पर गांधी जी की एथिकल फिलोसफी ही है। बट गांधी वॉज नॉट रिलीजियस इवन दो ही कॉन्स्टेंटली। अब सबसे पहले ऑथर ने बोला जो गांधी है वो रिलीजियस थे ही नहीं। जो भी हमें उनकी बातें समझ आती हैं वो उनकी एक्चुअली एथिकल फिलोसफी है, ना कि रिलीजन है। जैसे कि गांधी जी ने गॉड इज ट्रुथ बोला था, लेकिन 1929 में यहाँ पर गांधी जी ने ट्रुथ इज गॉड बोला था। तो यहाँ पर गांधी जी एथिक्स को पहले रख रहे हैं क्योंकि ट्रुथ इज द एथिक्स। तो वॉज ऑल्सो एम्ड एट मेकिंग एथिक्स द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी। फिर बाद में यहाँ पर गांधी जी ने एथिकल रिलीजन बोला था, और ये बोला था कि मोरालिटी शुड बी ऑब्जर्व एज अ रिलीजन। तो यहाँ पर मोरालिटी को भी सबसे पहले रखा है यहाँ। तो हमें ये पता चल रहा है जो गांधी जी की लाइफ की फिलोसफी थी वो एथिकल फिलोसफी थी, रिलीजन उसके बाद आता था। तो गांधी लाइक द बुद्धा एक एथिकल कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थे,
और उन्होंने ये बोला था कि हमें अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस को ऐसे प्रमोट करना है ताकि सबकी वेलबींग प्रमोट हो। तो इज दैट द पर्पस ऑफ इस एथिकल वे वाज टू रिड्यूस सेल्फ सेंटर्डनेस। जैसे लोग सिर्फ मैं ऐसा होता है ना, तो अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस को कम करना है, तभी हम सबका भला कर सकते हैं। तो अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस को वो 0 तक रिड्यूस करना चाहते थे। बुद्धा भी सेल्फ सेंटर्डनेस को रिड्यूस करने की बात करते थे कि आप कौन कौन से वर्च्यूज अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस कम कर सकते हो, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य एटसेट्रा। तो यहाँ पर गांधी और बुद्धा कौन से मैनर में सिमिलर है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों बात करते थे कि हमें कैसे अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस को कम करना है। और गांधी और बुद्धा अलग कैसे हैं, तो व्हाट मेक्स गांधी डिफरेंट फ्रॉम द बुद्धा इज दैट गांधी अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल मोक्ष वांटेड डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम। गांधी कहते हैं ठीक है आपने मोक्ष कर लिया, आपको निर्वाणा मिल गया, लेकिन यहाँ पर आपको डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम्स भी लेना। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम जैसे कि गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता था बीच में, जैसे सब कुछ पॉलिटिकल प्रोग्राम जब रुक जाते थे, जब आज़ाद कराने की देश को जब मूवमेंट चल रहा था, तो गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में इंगेज हो जाते थे। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम क्या हुए, बेसिकली लोगों को बेसिक फ्रीडम्स मिलने चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, थर्स्ट, इलेक्ट्रिसी, अवॉइडेबल डिजीजेस। तो यहाँ पर गांधी थोड़े से अलग है बुद्धा से। तो पॉलिटिकली चार्ज नॉन वायलेंट एंड एथिकल स्टाइल ऑफ फिलोसफी जो प्रोपेगेट किया गया है गांधी के लिए, तो ये अब लोगों में पहुंचना चाहिए कि गांधी एक फिलोसोफर भी थे। आगे चलते हैं। हम यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हम यहाँ पर एक स्टडी की गई जिसमें ये पता चला है ऑन एवरेज बेड बिहार में बहुत ज़्यादा कम है। तो ऑन एन एवरेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन इंडिया में लगभग 1 लाख लोगों के लिए 24 बेड्स हैं। बिहार में सिर्फ 6 बेड्स हैं 1 लाख लोगों के लिए, और पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा 222 बेड्स हैं 1 लाख पॉपुलेशन के लिए। तो ये स्टडी कंडक्ट की गई थी बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जिसमें ये बात पता चली। अब यहाँ पर पूरा बताया कि कौन से स्टेट में कितने बेड्स हैं। मध्य प्रदेश में 20 पर 1 लाख पॉपुलेशन, छत्तीसगढ़ में सबसे कम बिहार में है 6 यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में भी कम है 13 है। अब यहाँ पर जो दलित चिल्ड्रन है उनके साथ कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो यहाँ पर एक केस स्टडी आपको कहीं नोट करना हो तो आप कर लेना। तो जैसे कि अभी हमने मेनपुरी स्कूल का पढ़ा था कुछ टाइम पहले, अब यहाँ पर एक और स्कूल की बात पता चली है। तो यहाँ स्कूल का नाम है भनपुरवा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इन अमेठी। तो हेड मिस्ट्रेस क्या करती थी, दलित स्टूडेंट्स को अलग लाइन में लगवा देती थी। मिड डे मील के लिए उनको अलग अपनी प्लेट्स वगैरह लाना पड़ता था, और उनको बहुत छोटे रीजन्स के लिए भी मारा पीटा जाता था। जैसे कि अगर वो थोड़े दिन लेट आते थे तो उनको बहुत मारा पीटा जाता था, जब टीचर लेट आती थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें जो लोग कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुका है, कि रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऐसा नहीं है, बस रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन ठीक है आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये यहाँ पर 2 स्पीशीज ऑफ डायनासोर के यहाँ पे बोन्स मिले हैं, तो हम देख लेते हैं। तो आइलैंड इंग्लैंड में मिले हैं। तो बोन्स फाउंड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स ऑन द आइल ऑफ वाइट इंग्लैंड बिलोंग टू 2 न्यू स्पीशीज ऑफ स्पाइनोसॉरिड दैट वर प्रीडेटरी डायनासोरस। तो स्पाइनोसॉरिड की दो स्पीशीज के वो मिले हैं बोन्स, और ये प्रेडेटरी डायनासोर्स होते थे। अब ये 2 स्पीशीज कौन कौन सी, तो पहली है सेराटोसोसॉप्स इन्फेरोडियोस। तो सेराटोसोसॉप्स इन्फेरोडियोस ये हॉर्न क्रोकोडाइल फेस्ड हेल हेरॉन होता था, और दूसरा है रिपेरो वेनेचर मिलनर है। तो बस आपको पता होना चाहिए, अगर ये नाम आ गया कि किसके नाम है तो आपको पता होना चाहिए प्रेडेटरी डायनासोर्स होते हैं, ठीक है। सेराटो और रिपेरो ऐसा कुछ याद रखना। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये है कि इंस्टाग्राम जैसे वेबसाइट आने से क्या हो गया है, जो टीनेज गर्ल्स हैं वो खाना नहीं खाती हैं कि मुझे अच्छा दिखना है, तो इन सारे चलते कि उनके मेंटल हेल्थ पे काफ़ी टोल पड़ रहा है। तो द रिपोर्ट रेफरेंस द स्लाइड फ्रॉम द रिसर्च दैट शोड इंस्टाग्राम मेड बॉडी इमेज इशूज वर्स इन एवरी थर्ड टीनेज गर्ल सर्वेड। तो बॉडी इमेज इशूज बहुत ज़्यादा हो गए। अनदर साइड टीन्स ब्लेम द ऐप फॉर इंक्रीजिंग एंजाइटी। तो बच्चों में वही एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाता है क्रॉस ग्रुप्स। द मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स हु सेड दे फेल्ट अनअट्रैक्टिव, उन्हें लगता है कि वो अनअट्रैक्टिव है, उसके कारण वो क्या करते हैं, उनको बॉडी इमेज इशूज उनके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। आगे चलते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, पर हम देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक डिवीजन सब बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आपको पता है अमेरिका में 2 पार्टीज, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स। अब डेमोक्रेट जो बाइडेन है वो डेमोक्रेट से ही आते हैं। अब डेमोक्रेट में भी खुद के कुछ डिवीजन है, कुछ मॉडरेट डेमोक्रेट हैं, कुछ सेंट्रिस्ट हैं। अब यहाँ पर उनमें क्या है, एक फैक्शन से डेवलप हो गया। तो डेमोक्रेटिक डिवीजन्स फॉर एम्पैरलिंग प्रेसिडेंट जो बाइडेन एजेंडा। अब प्रेसिडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल लेकर आना चाहते हैं, जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं, लेकिन कुछ डेमोक्रेट्स बोल रहे नहीं, इतने सारे पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये मैं आपको दिखाती हूँ, डेमोक्रेट कंट्रोल। अब डेमोक्रेट्स हैं दोनों ही चैम्बर को कंट्रोल करते हैं कांग्रेस के। तो कांग्रेस बेसिकली उनकी लोअर हाउस अपर हाउस को मिला के कांग्रेस बोलते हैं। तो डेमोक्रेट्स कंट्रोल बोथ चैम्बर्स ऑफ द कांग्रेस, बट द ग्रोइंग एंड इंक्रीजिंगली पब्लिक डिविजन्स विद इन द पार्टी। लेकिन पार्टी में ही डिविजन्स हो रखे हैं। तो इससे जो बाइडन कोशिश कर रहे हैं कि $1 ट्रिलियन का वो सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके यूएस में, तो उसके लिए जो बिल है वो पास नहीं हो पा रहा। तो वाइल द प्रोग्रेसिव एंड द सेंट्रिस्ट, जो प्रोग्रेसिव और सेंट्रिस्ट हैं वो तो ठीक है, कह रहे हैं होने दो, लेकिन जो लेटर हैं,
जो ये सेंट्रिस्ट है वो कह रहे हैं कि 3.5 ट्रिलियन का सोशल एंड इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पे जो डेमोक्रेट्स है वो क्या कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनकी जो बोरोइंग लिमिट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। अभी भी जो बोरोइंग लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है, करंट स्टैट्यूटरी लिमिट $28.4 ट्रिलियन की है, और इसको भी और ज़्यादा बढ़ाने की बात करें, लेकिन रिपब्लिकन इसके लिए नहीं मान रहे हैं कि 28.4 ट्रिलियन से और ज़्यादा जो बोरोइंग है बढ़ानी चाहिए। तो इसके कारण डेमोक्रेट्स ने क्या किया, जो इजराइल की आयरन डोम की फंडिंग है वो तक रोक दी। तो यहाँ पर अब यही सारे इश्यूज हैं, इनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है, थोड़े दिन बाद सॉल्व भी हो जाएगी। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर यूके ने ये बोला था कि हमें इंडिया की जो कोविशील्ड वैक्सीन उससे दिक्कत नहीं है, हम इसलिए नहीं रिकॉग्नाइज करें कोविशील्ड वैक्सीन क्योंकि कोविशील्ड लगवा कर आ रहा है, नहीं, जो इंडिया का जो ये सर्टिफिकेट है, कोविन पे जो सर्टिफिकेट मिलता है लोगों को वैक्सीन लगवाने का, वो WHO कंप्लाइंट नहीं है। तो इंडिया ने अब क्या किया है, जो सर्टिफिकेट है वैक्सीन का उसको थोड़ा चेंज कर दिया है और WHO कंप्लाइंट बना दिया है। तो बस ये इसमें यही था। अब हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2022 के एंड तक होगा, उससे पहले एक इंटरिम एग्रीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो इंटरिम एग्रीमेंट हो सकता है इस क्रिसमस तक हो जाए। तो कॉम्प्रहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई है, तो 2022 तक वो होगा, लेकिन अभी एक इंटरिम एग्रीमेंट करने की बात की गई है। तो दोनों साइड्स बेसिकली अब इंडिया में ऑस्ट्रेलिया वाले चाहते हैं कि उनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में ज़्यादा एक्सेस पा सके, और इंडिया क्या चाहता है कि जो हमारे सर्विस प्रोफेशनल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जा सकें, तो जैसे हम सर्विस को एक्सपोर्ट कर सकें। तो एक्सपर्ट्स हैव सेड ऑस्ट्रेलिया वुड लाइकली सी ग्रेटर एक्सेस फॉर इट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड दिस कुड बिकम अ डिफिकल्ट पॉलिटिकल इशू वाइल इंडिया वुड लाइकली सी ग्रेटर ईज ऑफ मूवमेंट। तो हम चाहते हैं हमारे इंडियन प्रोफेशनल्स वहाँ पे जा सकें। अब आपको ये पता होगा RCEP से इंडिया बाहर हो गया था, तो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से इंडिया बाहर हो गया था, क्योंकि इंडिया ने बोला था उसके जो इशूज़ हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं। तो बस RCEP के कौन कौन से मेंबर्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आसियान के सारे मेंबर्स, आसियान के मेंबर्स के अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड। लेकिन जो इंडिया है वो इससे बाहर हो गया। इंडिया ने 2019 में ऑप्ट आउट कर लिया था कि हमें RCEP का मेंबर नहीं बनना, क्योंकि हमारे जो कंसर्न्स हैं उनको नहीं सुना जा रहा है। आपको कोर सेक्टर तो पता होगा कि 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप इसमें ये और देख लेना कि किसकी कितनी ज़्यादा परसेंटेज है, क्योंकि ये शायद 1-2 बार पूछ चुके हैं प्रीलिम्स में कि किसकी कितनी परसेंटेज है, किसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है इसमें। और ये जो IIP के 40.27% ये सारे सेक्टर्स कंप्राइज करते हैं। अब CCI के जो चेयरमैन है अशोक कुमार गुप्ता, साथ ही साथ वो NFRA का भी उनको चार्ज मिल गया, तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का भी उनको चार्ज मिल गया, तो अशोक कुमार गुप्ता। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।